नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है सभी का इस प्यारी सी क्लास में, प्यारे से प्लेटफॉर्म में, डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे, आपने पिछली क्लासेस में जो हमने आपको करवाया था तद्भव तत्सम का हम टॉपिक करवा रहे थे। अब हम चाह रहे हैं कि ग्रामर के साथ साथ थोड़ा सा वोकैब सेक्शन, जिसको आप कहते हैं शब्दार्थ, या आप कहते हैं कि जो भी जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है किसी भी परीक्षा हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी की कोई एक आध परीक्षाओं में आता है। बाकी अगर हम बात करें स्टेट लेवल की परीक्षाओं की, तो उनमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हिंदी। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी भाषा पर, अगर आपको किसी भी चीज़ पर, अगर आपको पर्टिकुलर अगर आपको उस पर कमांड चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूरी ये होता है प्यारे भैया कि आप हमेशा उसकी वोकैब को या उन शब्दों पर ध्यान दें जिससे वो बने हुए हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, जो समझदारी हो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो चलिए बिना समय जाया करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लास। पिछली क्लास का रिस्पांस बहुत ही ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा है, आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार से इस फॉर्म में कराते हुए हम आपको 300, 350, 400 तक भी करवा सकते हैं। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे हम आपको कराते रहते हैं। इसके साथ साथ में पैरेलल में पर्यायवाची की क्लासेस, विलोम शब्द की क्लासेस, अनेकार्थवाची शब्द की क्लासेस भी हम साथ साथ में कैरी ऑन करेंगे। मेरी ऐसी आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कृपया लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा भी स्केल बढ़ता है और आपका भी एक स्केल बढ़ता है, क्योंकि आपका जो नाम है, आपकी जो पर्टिकुलर जानकारी है, वो हम तक ज़रूर पहुंच जाती है। तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्लास है वही तद्भव तत्सम की क्लास है। मैंने खुद अपने हाथों से इसको लिखा हुआ है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई में रुकावट या बाधा ना आए, इसलिए हम खुद मैनुअल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप राइटिंग है वो ठीक ठाक ही होगी, अच्छी होगी, ताकि काम आपका चल जाए। शुरू करते हैं। ये है तद्भव और ये है तत्सम। कल भी मैंने बताया था, फिर से दोहराता हूँ कि तद्भव का मतलब होता है वे शब्द जो देसी भाषा के हैं, जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं, और इनको आप थोड़ा सा अशुद्ध शब्दों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते हैं। और तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा ने सीधे अडॉप्ट कर लिया है, सीधा का सीधा स्वीकार कर लिया है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है 8, वही गणित का 8 होता है। उसको 8 नहीं बल्कि अष्ट कहा जाता है। लोग यहाँ पर अष्ट और अष्ट में कंफ्यूज होते हैं। अष्ट होता है, ठ नहीं होता है, ठीक है। 8 अष्ट, ठीक है। यहाँ पर मान लो ठा है तो यहाँ पर टा होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा लिखा आम, वही मैंगो। आम का आम्र होता है, जैसे कल भी मैंने यहाँ पढ़ा था आमचूर का होता है आम्रचूर्ण, ऐसे यहाँ पर आम का होता है आम्र होता है। अदरक देखो लिखियो, अदरक, अदरक को कहते हैं अदरक। अब चाहे अदरक लिख के आए चाहे अदरक लिख के आए, होगा अदरक ही होगा, ठीक है, समझ गए ना। इतवार, इतवार जो होता है सोमवार, संडे, सोमवार मंगल जो संडे होता है उसको हिंदी में वैसे इतवार जो है ये पूरी तरीके से अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। हमारे यहाँ पर रविवार होता है, अगर हिंदी की बात करें तो रविवार होता है, तो हम इसको लिखते हैं आदित्यवार। इतवार का क्या होता है, इतवार हो चाहे रविवार हो, चूँकि आदित्य माने सूर्य और वार माने दिन। ऐसा दिन जिस दिन आप पूरा समय तक सूर्य देख सकते हैं उसको कहते हैं इतवार। क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है, फुर्सत रहते हैं, खूब बैठ के मन मर्जी से सूरज देखिए, क्योंकि काम पे जाना नहीं होता है। इतवार को कहते हैं हम लोग आदित्यवार, माने सूरज का दिन। आंवला को कहते हैं आमलक। आंवला एक जानते हैं हर्ब होता है, एक फल होता है आंवला का, उसको कहते हैं आमलक। आप जैसे कि हिंदी में आप कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, तो इंग्लिश संस्कृत मैंने कहा है कि जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आ गए हैं। तो क्या होता है आत्मन। आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बार आपको संस्कृत के शब्द हूबहू देखने के लिए मिल सकते हैं। हो सकता है उनका हलंत या कुछ विसर्ग हटा करके उनको थोड़ा सा हिंदी में लाने का प्रयास किया गया हो। तो आपका होता है आत्मन। ईख जानते हैं, गन्ने को कहते हैं ईख का होता है इच्छू। उगना, भाई किसी भी चीज़ का आपने किसी भी फसल को अगर आपने अपनी खेत पर बो रखा है तो उसका उगना होता है उद्भेदन। आप सभी जानते हैं अगर बीज को आप अंदर डालो तो धरती को भेदता हुआ बाहर की तरफ आता है, जानते हैं ना। तो वही उगना को कहते हैं उद्भेदन, माने ऐसी चीज़ जो अंदर हमने बोई है, हमने डाली है, वो उसको मिट्टी को भेद करके जब बाहर आएगी उसको ही तो कहेंगे उगना। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, तो ये उद्भेदन हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ आ रहा है सबको? अगर आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। देखिए सोत कहते हैं नहीं कि हमारे यहाँ डीजल का सोत है, पानी का सोत मिल गया। सोत नहीं होता, वो स्रोत होता है। स्रोत लिखा जाता है सा
बनाइए आप सपेरा वाला और इसमें री लगा दीजिए, ऐसे लिखा जाता है स्रोत। स्रोत अलग होता है, वो होते हैं सोर्सेज, ठीक है, स्रोत, और ये लिखा है स्रोत। उड़ीसा जो है, उड़ीसा का क्या नाम होता है? उत्कल। क्या होता है? उत्कल। उड़ीसा जो है आप जानते हैं कि अगर हम बात करें, जब अशोक राजा हुआ तो इसी का नाम कलिंग हुआ करता था, लेकिन उड़ीसा का वैसे वाकई में संस्कृत में नाम है उत्कल। क्या नाम है? उत्कल। तभी तुम राष्ट्रगान में सुनते होगे द्राविण उत्कल बंग, ठीक है। तो वो जो उत्कल है उसी को उड़ीसा कहा जाता है। और वैसे अशोक के काल की बात करें तो कलिंग जो राज्य था वो भी उड़ीसा ही था, तो याद रखिएगा उड़ीसा का उत्कल। ऊंट का होता है ऊष्ट। क्या होता है? ऊष्ट्र। अब देखो टा है और टा में नीचे लगा है तो ट्रा बनता है, तो ऊष्ट्र हो जाता है। उंघाड़ना मीन्स होता है जैसे कि कोई भी मान लीजिए बिल्डिंग बनी और किसी के सहयोग से बनी हुई है। अब जब उद्घाटन होता है, उद्घाटन का मतलब जब पहली बार पर्दा हटाया जाता है तो उंघाड़ना होता है, पर्दा ऐसे लगाओ। जब मान लीजिए इस बोर्ड में है, मैंने लिखा हुआ है किसने बनवाया था, कितना पैसा दिया, क्या किया क्या नहीं किया, और जब इसका हम हटा देंगे, जब पर्दा हटा दें उसको कहते हैं उंघाड़ना, या तो उसका क्या होता है? उद्घाटन। उद्घाटन का ही बिगड़ा रूप क्या है? उंघाड़ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इधर देखो लिखा है उल्लू। अब उल्लू में चाहे बड़ा ऊ मिले चाहे छोटा ऊ मिले, हमेशा आपको लिखना है उलूक। उल्लू का क्या लिखना है? उलूक लिखना है। ऐसे ओझा होता है, इसको उपाध्याय कहते हैं। बिहार में एक जो ब्राह्मणों की जाति होती है वो दो प्रकार की होती है, झा और ओझा, ठीक है। तो जो झा होते हैं वो भी ब्राह्मण होते हैं और ओझा होते हैं वो भी ब्राह्मण होते हैं। अपने यहाँ हमारे उत्तर भारत की अगर हम बात करें, यूपी की बात करें, तो यूपी के कुछ इलाकों में चलता है तिवारी, शुक्ला, ऐसे आते हैं, ब्राह्मण की जातियाँ होती हैं। जबकि बिहार में झा या ओझा होता है, तो ओझा का मतलब उपाध्याय। तो बहुत सारे जैसे हमारे कई सारे टीचर भी उपाध्याय थे, ठीक है। तो ओझा का मतलब उपाध्याय वो व्यक्ति होता है जो पंडिताई करवाता है। यहाँ पर हम उसको पंडित जी कहते हैं और वहाँ पर हम उसको ओझा कह देते हैं या उपाध्याय कह देते हैं, ठीक। फिर देखो लिखा हुआ है उलाहना, माने उपालंब। कहते नहीं कि एक दूसरे को उलाहना देना, तुम्हारी नहीं लग पाई, तुम्हारी नहीं लग पाई, तो उलाहना देते हैं लोग। ये नई भाषा में कहते हैं मौज लेना, उसको ही उलाहना को आप उपालंब भी कहते हैं। फिर लिखा है ओला। ओला वृष्टि होती है जब हमारे बादलों से जब कभी कभी बारिश की जगह पर बूंदे, बर्फ़ के जब टुकड़े बरसते हैं, उसको कहते हैं ओला वृष्टि, और उसको ओला न कहकर उसको हम उपल कहते हैं। फिर देखो लिखा हो इलायची। इलायची इसका नाम पूरा नहीं होता है, जबकि इसको संस्कृत में कहा जाता है इला। क्या कहा जाता है? इला, ना कि बड़ी ई बल्कि छोटी ई के साथ में ला में बड़ा का डंडा लगता है तो इला बनता है। फिर लिखा इकट्ठा। बहुत बार लोग इसको गलत कर देते हैं, यहाँ पर ठा पहले और टा बाद में करते हैं, गलत बात। क्यों? क्योंकि आप इकट्ठा लिख रहे हो कि इकट्ठा लिख रहे हो, माने लास्ट में ठा आना चाहिए। तो यहाँ पर आप टा को क्या करिए, तो देखो ये टा यहाँ पर आधा हुआ है तो हलंत लगी। आप जानते हैं कि अगर किसी भी शब्द, किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लग जाती है तो कैसा हो जाता है भैया? आधा हो जाता है। तो एकत्र को ही संस्कृत में कहते हैं इकट्ठा को ही संस्कृत में कहते हैं एकत्र, ठीक है। ऊंट लिखा है, आप जानते हैं ऊंट का ओष्ठ होता है। जैसे ऊंट का, ये देखो लिखा ऊंट, ऊंट का ऊष्ट्र होता है और यहाँ पर इसका होता है ओष्ठ होता है, तो दोनों को याद रखना, ठीक है। केंचुली। अब केंचुली क्या होती है? आप सब जानते हैं कि जब सांप के शरीर पर एक झिल्ली चढ़ी होती है और जैसे जैसे सांप उम्र दराज होता जाता है वैसे वैसे वो झिल्ली पुरानी होती जाती है और वो जो सांप होता है वो धीरे धीरे अपनी खाल को त्याग देता है, उस अपनी स्किन को हटा देता है और वही जो बचा हुआ अवशेष होता है स्किन का उसे ही कहते हैं केंचुली। और केंचुली को कहते हैं हम कंचुक। क्या कहते हैं? कंचुक कहते हैं। देखिए ये समस्त जो शब्द हैं, जो सारे शब्द हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या आगामी एग्जाम में पूछे जाने की प्रॉपर संभावना है। बहुत ज़्यादा कठिन के चक्कर में पढ़ करके पेपर खराब मत कीजिएगा। अभी पेट का एग्ज़ाम हुआ है, सभी ने खूब देखा है कि जो कठिन पढ़ रहे थे उनकी क्या हालत हुई। तो सबसे पहले आप नॉर्मल सीखिए, बेसिक क्लियर करिए। जब बेसिक क्लियर हो जाए फिर आप कुछ भी पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो केंचुली कंचुक हो गया। देखो कूंची, आप जानते हैं जैसे कूंचा होता है ऐसे कूंची होती है। अब आज तो ज़माना आगे बढ़ गया है तो यूँ तो ब्रश का प्रयोग करते हैं पोतने में घर की जो रंगाई की जाती है, लेकिन पहले के ज़माने में घर की रंगाई के लिए कूंची आती थी। कूंचा का छोटा रूप कूंची, उससे लोग घर की रंगाई करते थे। तो कूंची का होता है कुंचिका। अब देखो यहाँ पर अंक की बिंदी लगी है और जहाँ जहाँ अंक की बिंदी लगी वो अनुस्वार है, ठीक है। फिर लिखा है कछुआ। कछुआ का होता है कच्छप, आधा चा अच्छा और पा, तो कछुआ का हो जाएगा कच्छप हो जाएगा। जैसे गेंद लिखा है, गेंद को संस्कृत में कहते हैं कंदुक। क्या कहते हैं? तो इसको हम कंदुक कहा करते हैं। कंदुकेन क्रीड़ा, बालकाः कंदुकेन क्रीड़ा, माने बालक गेंद से खेल रहा है, तो इसको कंदुक कहा जाता है। केला, केला को हम संस्कृत में कदली। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन,
और जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन, मतलब केला कदली, ऐसा एक कबीरदास के दोहे में इसका उल्लेख किया गया है, कदली, तो केला का क्या होता है, कदली होता है। तो ठीक है, अब देखो ये सब जो तद्भव हैं अशुद्ध रूप हैं और जो तत्सम है शुद्ध रूप हैं संस्कृत के स्टैंडर्ड भाषा के हैं। ठीक है, तद्भव में आ जाते, यहाँ लिखा है कान, कान का होता है कर्ण, आप सभी जानते हैं, कानपुर, ऐसे इसका पहले नाम हुआ करता था कर्णपुरम, समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि जो कानपुर है ये जो गीता में जो उल्लेख होता है कर्ण का, कर्ण के द्वारा बसाया गया नगर है, इसलिए जो हमारा कानपुर है उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक शहर है, या आप कह सकते हैं जनपद है, मंडल है, कानपुर मंडल, कानपुर मंडल को बसाया था कर्ण ने और उसका प्राचीन नाम था कर्णपुरम। लेकिन बाद में जैसे ही हिंदी ने अपना करवट बदला, या आप कह सकते हैं जब हिंदी का मॉडर्निफिकेशन हुआ या जब वो आधुनिक हुई तो उसमें बदल करके उसको हमने कानपुर कर दिया, वैसे उसका नाम कर्णपुरम था। तो ऐसे 7 यूपी के कानपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, कपास को कपास ना लिखकर करपास लिखते हैं, केवल बस हम एक उड़ंती रा लगा देते हैं तो कपास से करपास बनता है। जैसे आप कहते हैं किशन भगवान नहीं होता है, ना ही किशन होता है, बल्कि कृष्ण होता है, कृष्ण। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप। हालांकि आप जानते हो जैसे कपूर नहीं कर्पूर, जिसे भगवान शंकर की स्तुति में कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो कर्पूर का मतलब होता है, तो कपूर नहीं होता है, इसका शुद्ध जो रूप है वो प्यारे भैया कर्पूर होता है। कबूतर है, कबूतर का जो शुद्ध रूप होता है कपोत होता है, क्या होता है, कपोत होता है। ठीक है, कबूतर ना होकर के वो उसको कपोत शुद्ध रूप होता है, संस्कृत रूप होता है। कौड़ी आप सभी जानते हैं, कौड़ियों के धाव बिक जाओगे। एक कौड़ी एक आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का रत्न होता है। अब अभी तो यूँ नहीं चल रहा है, जब आप प्राचीन काल पे जाएंगे तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली रही। वस्तु विनिमय का मतलब होता है आप हमको कोई सामान दीजिए और उस सामान के बदले में हमसे दूसरा सामान ले लीजिए। मान लीजिए आपको चावल की आवश्यकता है और मुझे बकरी की आवश्यकता है, आपके पास बकरी, आप मुझे बकरी दे दें, हम आपको 1 कुंटल चावल दे देते हैं। या मान लीजिए, हालांकि गाँवों में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, किसी के यहाँ अगर तिल हुआ है उसने एक दूसरे को तिल दिया और उसने उसको कोई दूसरी चीज़ बदले में दे दी, तो ऐसा अभी भी गाँव में होता है। चूँकि भारत की ये परंपरा है, जो भारत की ऐसी परंपराएँ हैं जो कभी मरती नहीं है, कहीं ना कहीं आज भी जीवित हैं। जो लोग गांव से संबंधित हो सभी जानते हैं कि हम हमेशा वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं। जैसे अपने खेत में अगर हमको गेहूं बोना है, अगर किसी के पास में अच्छे किस्म का अगर गेहूं है तो हम उसको अपना गेहूं देकर उससे विनिमय कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे जैसे आगे मुद्रा का प्रचलन होता है प्यारे भाई, तो फिर हमें मुद्रा डायरेक्टली तो नहीं आ गई है ना, पहले स्वर्ण मुद्राएं ऐसे चलाते रहे। फिर भारत में एक बीच में कौड़ी का भी प्रचलन रहा है कि 1 कौड़ी 2 कौड़ी 3 कौड़ी, इसलिए आज मुहावरा बन गया है कौड़ियों के भाव बिकना या कौड़ियों को भाव खरीदना, मतलब बहुत ही सस्ता होना, बेकार होना, क्योंकि आज कौड़ी का कोई भी अभिप्राय नहीं है, कोई भी दाम नहीं है। आगे आते हैं कुम्हार। तो कौड़ी का क्या होता है, कपर्दिका, क्या होता है, कपर्दिका। कौड़ी एक ऐसा आप कह सकते हैं कि रत्न होता है जो समुद्र के आसपास पाया जाता है, तो अब इसका कोई भाव नहीं है। जैसे कुम्हार है, कुम्हार का होता है कुंभकार। कौवा, कौवा का होता है काक। और काना, काना का एक आंख से जो खराब हो जाती है आंख उसको कहते हैं काना, और काना का जो शुद्ध है उसको कहते हैं कांड। ठीक है, कांड कहते हैं, काना नहीं कहेंगे, कांड कहते हैं। जो काज है, काज माने जैसे राजकाज, तो काज माने कार्य होता है, तो इसका शुद्ध रूप है वो कार्य होता है। अगर बात करें कुछ, तो कुछ को संस्कृत में कहा जाता है किंचित, मतलब मैंने कुछ नहीं खाया है, अहम किंचितम खादामि, या जो भी जिस भी व्यक्ति में आगे बनेगा तो कुछ का होता है किंचित। और अगर बात करें कैसा, तो कैसा का होता है कीदृश, तुम कीदृशः, तुम कैसे हो, समझ गए, तो कीदृश होता है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें, समस्त चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम चाह रहे हैं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर करें, ताकि आपके पास में रिकॉर्ड में, डेटा में ये सारी की सारी चीज़ें आपके उसमें अपडेट हो जाएं। और याद रखिएगा, नोट्स प्रॉपर आपको बनाने हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है बेहद पसंद आया होगा, आपके एग्ज़ाम पर, आपके ज्ञान पर कुछ न कुछ जिसने बढ़ोतरी ज़रूर की होगी। अगर ऐसा हुआ है तो आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपसे विदा लेता हूँ, आपको अगली वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, या तद्भव के भी कुछ नए शब्दों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।